महाराष्ट्र असेंबली का पहला दिन इंतहाई हंगामा खेज और एक्शन से पुर था। आज इजलास का दूसरा और आखिरी दिन है। शोर शराबे और हंगामे के आसार है। स्पीकर भास्कर जाधव की तौहीन के इल्जाम में बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें मुंबई और नागपुर में इस साल होने वाले इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया है। उधर अरकान असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ बीजेपी असेंबली से लेकर सड़कों तक एहतजाज कर रही है। अरकान असेंबली के खिलाफ की गई कार्रवाई को बीजेपी गलत बता रही है और नाराजगी जाहिर कर रही है। विधानसभा की सीढ़ी में बाकायदा बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस वक्त हमारे साथ सुधीर भाऊ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके। भाऊ, आज बाकायदा देखा गया है कि विधानसभा की सीढ़ियों पे नाराजगी जाहिर की जा रही है। एक पैरेलल असेंबली बना दी गई है, तो किस तरह ये पूरा विरोध प्रदर्शन है? खास करके 12 विधायकों को कोई कारण नहीं विधानसभा में, विधानसभा के पवित्र उस जगह पर कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि बाहर जो प्रभारी अध्यक्ष था वो एक बार उस कुर्सी से नीचे आने के बाद वो एक विधायक रहता है। अब बाहर विधायक और विधायक में कुछ होता है तो विधानसभा में 12 सदस्यों को निलंबन करना ये जनतांत्रिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महापाप है। कोई भी हिटलर, हुकुमशाह ऐसा पाप नहीं कर सकते, मगर ये पाप ये सरकार ने किया। अब इसका निषेध कैसे करेंगे? ये निषेध हमने तय किया है कि हम विधान भवन के परिसर में हम इस सरकार के खिलाफ जनता के आवाज का शंखनाद करेंगे। जनता की आवाज सभागृह में अगर दबाई जाती है तो जनसभा में हम ये आवाज बुलंद करेंगे। पैरेलल असेंबली बनाई गई है बाकायदा, क्या अंदर विधानसभा के कामकाज पे आपको क्या भरोसा नहीं रहेगा जो बाहर एक असेंबली बना दी? नहीं, विधानसभा के कामकाज पे तो हमारा 100% भरोसा है, मगर कामकाज में अगर हमें आने नहीं दिया जाता है, जुल्म जबरदस्ती की जाती है, तो मुझे लगता है कि हमें इस जुल्म के टक्कर में जनता की अदालत में जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी जिस तरह से देखा गया है कि आंदोलन चल रहे हैं बाकायदा बीजेपी के, उसमें पूरे राज्य भर में, तो क्या कानूनी पर्याय भी ढूंढा जाएगा? नहीं, देखो, जो भी पर्याय होंगे सारे पर्यायों को जांचेंगे और उस पर्याय के आधार पे इस सरकार के साथ ये हमारा इल्गार है। हम सरकार को मदद करना चाहते थे। हम चाहते थे कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जनहित के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए हम सरकार को साथ दें, मगर बेईमानी करने वाले सरकार को साथ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ सत्ता है, उन्हें सत्ता चलानी नहीं है, सत्ता टिकानी है। फेविकॉल लगा के वो सत्ता टिकाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शिवसेना स्पोक्स पर्सन संजना जी, साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन विश्वास पाठक जी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। और हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मॉनसून इजलास के दूसरे दिन के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, दूसरा दिन काफी हंगामे भरा। मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो बीजेपी, ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, ये भीड़ महज लोगों की नहीं है, ये बीजेपी के सभी विधायकों की भीड़ है। इस भीड़ में बीजेपी के सभी आला नेता मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर इन्होंने एक समांतर विधानसभा बना ली थी, यानी कि एक तरफ विधानसभा का कामकाज चल रहा है तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर बाकायदा बीजेपी के विधायक बैठ के 12 विधायकों के जो निलंबन है उसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मौजूद हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सारे यहाँ मौजूद हैं और सारे मिलकर कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका ये कहना है कि अभी तक जो विधायकों को निलंबित किया गैर कानूनी तरीके से, क्या ये सही नहीं है? क्योंकि एक विधायक और दूसरे विधायक में कुछ अगर बहसबाजी होती तो इतनी बड़ी सजा लोगों को नहीं दी जाती। और दूसरी बात, जो उनकी आवाज़ है, खास करके ओबीसी आरक्षण की बात हो, मराठा आरक्षण की बात हो या किसानों की भरपाई की बात हो, उन सब मुद्दों पर सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक अपना असेंबली बनाना पड़ा और अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे, जनता के सामने जाके अपनी जो भावना है वो प्रकट करेंगे। इस तरह का व्यवहार वहाँ पे बताने की कोशिश की। और अभी देवेंद्र फडणवीस बाकायदा मीडिया को संबोधित भी करें और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी संजना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी एहतजाज कर रही है और कह रही है कि बहस पर इस तरह की कार्रवाई होना ये इलीगल है, गैर कानूनी है। पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो कल हुआ
जी। वो सबसे बड़ा लोकशाही का अधम पतन हम लोगों को देखने को मिला कल के विधानसभा में। बरसाती अधिवेशन जो था उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ओबीसी के आरक्षण के बारे में लिया जा रहा था, उसके बारे में आगे क्या उसके लिए ठराव पारित किया जा रहा था, केंद्र शासन के पास से उसके लिए सहकार्य मांगा जा रहा था। और उस वक्त जिस तरह से रिएक्शन बीजेपी के विधायकों ने किया है, राजदंड उठाने का काम किया है, फडणवीस जी ने तो खुद का माइक तोड़ दिया है। इस तरह से उन लोगों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के केबिन में जाके भी, ना कि सिर्फ सदन में, उसे बाहर निकल के भी उन्होंने जिस तरह से गाली गलौज किया उपाध्यक्ष के सदन में, वहां पे जाके पीठासीन अध्यक्ष के बारे में गलत बात की, वो सच्ची मायने में महाराष्ट्र की संस्कृति के हिसाब से पहली बार हुआ। इस तरह से ये एक प्रकार का लोकशाही का अधम पतन किया हुआ है बीजेपी के विधायकों ने, और उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। विश्वास पाठक जी, मिसबिहेव होगा, मिसकंडक्ट होगा तो कार्रवाई तो होगी ही, फिर एहतजाज किस बात का? नहीं, मिसकंडक्ट हो तो कार्रवाई होगी, हम इससे पूरा हम सहमत है। लेकिन क्या मिसकंडक्ट हुआ? एक तो ये जो इन्होंने अधिवेशन बुलाया, असेंबली सेशन बुलाया, केवल 2 दिन का बुलाया। इस 2 दिन के अधिवेशन में काफी अहम ऐसे मुद्दे थे जिसमें मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी आरक्षण हो, ये दोनों रिजर्वेशन के बड़े मुद्दे थे। अब इस मुद्दे को लेकर इस सरकार की जो नाकामियां अभी थी, मराठा आरक्षण इनका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, जो हमारे सरकार ने दिलाया था, जो टिक गया था, वो खारिज हो गया। उसके बाद ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था, इनके पास 15 महीने का समय था। 15 महीने के समय में इन्होंने एम्पिरिकल डाटा देकर ये आरक्षण टिका सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन वो भी आरक्षण इन्होंने गंवा दिया। अब उसके ऊपर जब हमने इनको घेरा और सरकार जब 68 में आई, तो उन्होंने इनके जो पीठासीन विधानसभा अध्यक्ष थे, वो तालिका थे, जो पैनलिस्ट थे, वो ओरिजिनल विधानसभा अध्यक्ष नहीं। उन्होंने जिस प्रकार के हमारे को विरोधक पार्टी को बात करने के लिए अनुमति नहीं दी, इसलिए हमारा वहां पे उद्रेक हुआ कि ओबीसी समान विषय पे आप हमको बात करने दो। उन्होंने हमें बात नहीं करने दी, और उसके बाद में उन्होंने सभागार तहकुब किया, और तहकुब करने के बाद में जब वो अपने दालन में गए, देखिए जो तालिका अधिकारी होता है अपने दालन में जाता है तो वो कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने 12 नाम गिनवाए। 12 में से 6-7 हमारे जो एमएलए थे वो तो कहीं दिखाई भी नहीं देते थे। 12 नाम की लिस्ट ली और सभागार में जाके उन्होंने उनको निलंबन कर दिया। अब इस प्रकार का घिनौना काम और अनडेमोक्रेटिक काम इस सरकार ने करने के बाद में हम करें तो क्या करें? इसलिए आज सुबह से हमने विधानसभा के बाहर ओपन जगहों पे हमने एक प्रति विधानसभा के माध्यम से कुछ चर्चा की है। अभी भी देखो, मैं विधानसभा के बाजू में बैठा हूं, अभी भी उनको वहां से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई वहां पर अभी असेंबली की कार्रवाई जारी है। संजना जी, ये बताएं कि बातें ये भी उठ रही है कि क्या महाविकास अघाड़ी बीजेपी से कहीं ना कहीं आउट ऑफ फेयर इस तरह की कार्रवाई कर रही है? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इनका जो एजेंडा है, सबसे पहले गए अधिवेशन में देखा, उसके पहले अधिवेशन में देखा, महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ी समस्या है कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से लोगों की रोजगार की समस्या आ रही है। बहुत सारे शेतकरी कृषि के प्रश्न प्रलंबित है जिसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। लोगों की सुविधा के बहुत सारे कायदे कानून बनाने, उसके लिए ये 2 दिवसीय अधिवेशन था, इसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा होने बनता था। लेकिन इनको हर बार अधिवेशन में सरकार को, महाविकास आघाड़ी को काम करने को नहीं देना है, तो कभी वाजे लेके आते हैं, कभी सुशांत सिंह लेके आते हैं। अभी इस बार आरक्षण का एक महत्वपूर्ण विधेयक था, इससे पहले भी आरक्षण के बारे में बहुत सारी चीजें विधान भवन में डिस्कस हुई है, अधिवेशन में आए हुए हैं, और सबको इकट्ठा मिलके सबने विचार विमर्श से वो ठराव पारित किए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से कल की जो बात हो रही है, फडणवीस जी को सबसे पहले बोलने को दिया गया, उसके बाद छगन भुजबल जी ने बात किया, और वो बात करने के बाद उनको जिस तरह से आगे बात करनी थी उसे ना सुने ठराव पारित किया गया। यानी आपको बोलने को नहीं दिया ऐसे नहीं, आपने बात की थी वहां पे, और उसके बाद ये ठराव पारित किया, और जो कि सही था। केंद्र शासन से 2011 का जो सामाजिक, आर्थिक और जाति न्याय सेंसस हुआ है, उसका डेटा मांगने के बारे में बात की गई थी, जिसके लिए इनका समर्थन
वहां पे माना जा रहा था, बल्कि समर्थन दिए बिना वहां पे जिस तरह से उन्होंने लोकशाही का और संविधान का अपमान किया है, वो बहुत गलत बात है। और इससे विश्वास जी, एक तरफ तो बीजेपी की जानिब से ऐसे बयान आते हैं कि शिवसेना तो दोस्त है और दोस्ती रहेगी भले ही ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाया हो, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से महाविकास अघाड़ी के खिलाफ या शिवसेना के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह की नाराजगी जताई जाती है। देखो, ये महाविकास आघाड़ी एक अप्राकृतिक आघाड़ी है, ना इसमें शिवसेना का ओरिजिनल शिवसैनिक है, ना ही कांग्रेसी है, ना ही एनसीपी का है। ये तीनों ने मिलकर एक ऐसी अपॉर्चुनिस्ट सरकार बनाई है जिनका केवल और केवल लक्ष्य है हम सरकार टिकाए रखे, जनता के कोई सब विषय समझ न ले और केवल भ्रष्टाचार करे। ना ही इनको ओबीसी के आरक्षण से लेना देना है, ना ही मराठा के आरक्षण से लेना देना है। आज महाराष्ट्र में पूरे काम ठप हो गए हैं। पेंडेमिक में भी देखिए, अगर आपने देखा है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में थी, मृत्यु संख्या भी महाराष्ट्र में थी, ऑक्सीजन की किल्लत भी महाराष्ट्र में थी। इसलिए एक ऐसे दुर्बल यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हताश है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इनका बस एक ही काम है, कैसा भी करके हम सत्ता टिकाए और सत्ता टिका के हम पैसा बनाए। जिस प्रकार से इन्होंने मुगलती काम किया है, जिस प्रकार से कल उन्होंने हमारे 12 सभासदों को निष्कासित किया है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की गवर्नेंस इतनी ही ज्यादा खराब है, बीजेपी लगातार ये हिंट देती आई है कि हो सकता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच इत्तेहाद हो, उसके चांसेस भी तो लग रहे हैं। आपने मुझसे पूछा? जी विश्वास जी, आपसे ही पूछ रही हूँ कि गवर्नेंस पर आप सवाल तो उठा रहे हैं शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के बयान भी आए हैं और जो हिंट्स लगातार मिलती आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती तो है कि शिवसेना के साथ अलायंस हो। नहीं, हम उस शिवसेना के साथ हैं जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। करीब करीब 25-30 साल तक हमारा इनका युति रही, हमारी दोस्ती रही है, और इसलिए हम उन लोगों के साथ में ओरिजिनल शिवसेना के साथ थे। लेकिन अभी की जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जिस सरकार के मुखिया है, वो शिवसेना नहीं है। ये कांग्रेस और एनसीपी के बहाके में आने के कारण नहीं, लेकिन विश्वास जी, आप कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना वाली जो शिवसेना है उसके साथ आपकी दोस्ती है, बीजेपी की उसी के साथ, उसी शिवसेना के साथ बनती रही है, पर आपको याद दिला दे कि बाला साहेब ही वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन थे जो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी तो उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था। तो पॉलिटिक्स में इस तरह का कहना कि नहीं बन सकती, ये भी सही नहीं है। संजना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई चांसेस है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच इत्तेहाद हो, क्योंकि इस तरह के हिंट तो मिल रहे हैं। जिस तरह से अफवाहें हो रही है, लोगों में बताया जा रहा है, ये तो मतलब आप देख ही रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो ये बीजेपी को ज्यादा चाव है इसमें अभी, या फिर इच्छा है कि शिवसेना उनके साथ आ जाए, इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। या जिस तरह से मंत्रियों पर दबाव डाल रहे हैं, जो मंत्री बात कर रहे हैं, जो विरोध में बोल रहे हैं, उनकी ईडी की इंक्वायरियां लगाई जा रही है, तो इससे एक प्रेशर टैक्टिक्स भी मेंटेन की जा रही है, और बहुत सारी चीजें सामान्य लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, और उनकी इच्छाएं है, ये मैं कह सकती हूँ। और इसके ऊपर इसका निर्णय जो है वो हमारे पार्टी के मुखिया माननीय उद्धव साहब जी लेते हैं, तो उनके ऊपर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी मैम, कि फडणवीस साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि आप हमें सत्ता दे दो, 3 महीने में हम आपको ओबीसी आरक्षण लाके दिखाएंगे। तो ओबीसी आरक्षण, अगर ओबीसीओं के प्रति आपका समर्पण भाव है, आपको उनके लिए न्याय देना है, तो उसके लिए आपको सत्ता में आने की क्या जरूरत है? आपको अगर न्याय देना है तो आप न्याय दीजिए ना। यहाँ पे आप मोदी जी को वहां पे विनती कीजिए, केंद्र सरकार को हमारे तरफ से विनती कीजिए, यही बात कल बताई गई। तो वो नहीं करना है, हमको सत्ता दो पहले, फिर हम लोग ओबीसी को 3 महीने में ऐसे क्या संजना जी, लेकिन शिवसेना के लिए लीडर है जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद होना चाहिए। लेटर लिखा गया, उद्धव ठाकरे को कहा गया कि बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी जो है मैच होती है, कांग्रेस के साथ नहीं बन पाती है, और अंदरूनी जो महाविकास अघाड़ी में स्प्लिट है वो दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर से भी आवाजें उठ रही है कि बीजेपी के साथ अलायंस होना चाहिए। मैम ये देखिए, ये प्रताप सरनाइक जी ने कहा था, हम सभी को मालूम है, उन्होंने एक लेटर लिखे, वो जिस तरह से जिस इंक्वायरी के भीतर से जा रहे हैं, तो उनका खुद का कौटुंबिक स्वास्थ्य सबका
मानसिक स्वास्थ्य वहां पे कहीं पे हिला हुआ है, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है। आप देख रहे हैं अनिल परब जी पे प्रेशर आ रहा है उस चीज के बारे में, हमारे वाइकर साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मतलब जो बात कर रहे हैं इनके अगेंस्ट में उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। और कहीं पे उनको लगा होगा कि यहाँ पे कहीं पे संतुलन बना के अगर मैं कुछ कर सकता हूँ दोनों पार्टियों के लिए, तो वो पत्र उनका वैयक्तिक मत था, वो शिवसेना का मत नहीं था। और जैसे इन्होंने बताया तो ये बाला साहब ठाकरे जी के ही शिवसैनिक है, और वही शिवसेना है जो उद्धव साहब आके लेके जा रहे हैं। और हमारे पक्ष में एक शिस्त है, एक मर्यादा है कि जहां पे पार्टी प्रमुख, हमारे शिवसेना प्रमुख जो बोलते हैं वो शिवसैनिक उसके आदेश का पालन करते हैं, और वही होगा आगे भी। बिल्कुल, आपने संजना जी यहाँ पर सेंटर पर भी सवाल उठाया, लेकिन संजय राउत हो चाहे उद्धव ठाकरे ही हो, हर वक्त हमने देखा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को, उनके काम को हमेशा प्रेज करते आए हैं, उनकी सराहना करते आए हैं। जी, आप देखते होंगे तो उद्धव साहब एक बहुत ही प्रामाणिक और सरल व्यक्तिमत्व है। उनको जो सही लगता है उसके सही के बारे में सही के साथ खड़े रहते हैं, और मोदी जी का सहकार्य उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बना रहता है, तो वो बना रहता है। बहुत सारी चीजों में, ऑक्सीजन के सप्लाई के बारे में रहे या वैक्सीनेशन के बारे में, जो पहली बहुत सारी गलतियां यहाँ पे हुई थी महाराष्ट्र के बारे में, उसको वक्त पे सुधारा गया और उसके लिए आगे धोरण बनाए गए। उसके बारे में उद्धव साहब ने हमेशा मोदी जी की सराहना की हुई है, केंद्र सरकार की सराहना की हुई है। वैसे ही अपेक्षा कल के विधायक के बारे में महाराष्ट्र शासन सरकार रख रहा था कि वही सहकार्य बीजेपी के विधायकों के पास से मिलेगा, लेकिन जिस तरह से असमर्थनीय, बहुत ही अवहेलनात्मक, गंदी तरीके से जो वर्तन किया गया है विधायकों का, वो बहुत ही मतलब अपेक्षा से परे था। जी, वसीम ये बताएं कि लगातार ये कयास आराइयां होती आ रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस हो सकता है, और हालांकि अभी जो है माहौल अब 12 बीजेपी एमएलएज के सस्पेंड होने के बाद वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या माना जा रहा है कि क्या, क्योंकि शिवसेना के पास खोने के लिए क्या है? अगर देखा जाए, अगर बीजेपी मान ले सीएम पोस्ट पर, क्योंकि उसी सीएम पोस्ट को लेकर ही बीजेपी और शिवसेना अलग हुई थी, तो अगर इस बात पर कॉम्प्रोमाइज होता है तो दोबारा से बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ सकते हैं? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ सकते हैं। इसकी एक वजह ये है कि लगभग 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कंप्लीट होने के वक्त हो चुका है, और ऐसे में जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस दौरान सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों से उभरते और भी कुछ वक्त लग सकता है, तो आधे वर्ष यानी 2.5 साल से ज्यादा वक्त लग सकता है सरकार की पूरी कालावधि में। और पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से देखा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में आपसी मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए, कई मुद्दों पर उनकी सहमति जरूर नजर आती है, आरक्षण के मुद्दे हो, इन सब चीजों को लेकर एक मत जरूर नजर आता है, लेकिन उसी को लेकर राजनीति भी साफ तौर पर दिखाई देती है। देवेंद्र जी कई बार कि हाँ, कोई राजनीति में शत्रु नहीं होता है परमानेंट, और ये हमारे विचारों का ही मतभेद है, और ये विचारों का मतभेद इस कदर बढ़ गया है कि अब विधानसभा की सीढ़ियों पे एक अलग से विधानसभा देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। ये बनने की कोशिश की जा रही है कि जनता ही एक ऐसी अदालत है जहां पे जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो ये जो मतभेद है साफ तौर पर बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, और जो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता है नारायण राणे, अब वो मंत्री पद के लिए, केंद्रीय मंत्री पद भी उनके हाथ में आ रहा है, तो काफी मुश्किलें नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना और नारायण राणे के रिश्ते किस तरह पूरा महाराष्ट्र की जनता जानती है, आपसी मतभेद उनके बीच में काफी है, तो दिक्कतें बहुत सारी चीजें, तो अब देखने वाली बात है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं दिल्ली में बैठे हैं, अगर वो किसी तरह का कोई फैसला करते हैं और उद्धव ठाकरे इस पर सहमति जताते हैं, तो आगे जाके भविष्य में क्या कहा जा सकता है, ये इफ एंड बट की कहानी है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल वसीम, साथ ही जो कयास आ रहा है ये भी हो रही है कि जो दिल्ली में कैबिनेट की तौसी होनी है उसमें कहीं ना कहीं डिले भी इस वजह से भी हो रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो किस तरफ होती है, पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र की है वो किस तरह से चेंज होती है, कि अगर बीजेपी और शिवसेना का अलायंस होता है तो दिल्ली की कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल हो सकता है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली की कैबिनेट में बदलाव की अगर बात की जा रही है, दिल्ली में जिस तरह से बदलाव नजर आ रहे हैं, तो कैबिनेट में नारायण राणे या हिना गावित का नाम सामने आता है, और उसके बाद बाकायदा कहीं ना कहीं इस बात का भी गौर किया जाता है कि उनकी राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र में क्या है, क्या स्थिति है, किस तरह से पकड़ है, किस तरह से कितना उनके रिश्ते हैं, आने वाली महाराष्ट्र में क्या है, क्या स्थिति है, किस तरह की उनकी पकड़ है, किस तरह से अपोजिशन शिवसेना उनके रिश्ते हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन स्थिति अलग नज़र आ रही है यहाँ पे फिलहाल तो महाराष्ट्र में, और दोनों के बीच में जो एक अलग
तनाव दिखाई दे रहा है वो नजर आ रहा है साफ तौर पे इन दिनों में। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी और शिवसेना आमने सामने खड़ी नजर आ रही है, तो दोस्ती होना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह प्रयास हो कि कुछ दिन पहले हमने देखा एक खबर सामने आई कि संजय राउत और आशीष शेलार की मुलाकात हुई, गुप्त मुलाकात हुई, भले ही दोनों नेता ने इस बात को अफवाह बताया, किसी भी मुलाकात को लेकर अपनी सहमति नहीं जताई, लेकिन कहीं ना कहीं आग जब लगती है तो धुआं जरूर उठता है, और बातें अगर शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इस पर तर्क जरूर नजर आता है। जी बिल्कुल। विश्वास पाठक जी, लगातार ये जो बातें उठ रही है कि प्रेशराइज किया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, ईडी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सेंटर की तरफ से। देखिए, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। अगर कोई महाराष्ट्र में या देश में गलती करता है तो उसको अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क, तो वो बोला गलत है। अब जहां तक बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन सकती है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, और लड़ने के बाद में लोगों ने ये मैंडेट दिया कि भाई इलेक्शन के बाद में आप इकट्ठा आओ और सरकार चलाओ। हमने 5 साल सरकार चलाई। 2019 में हमने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा। इकट्ठा इलेक्शन लड़ने के बाद में लोगों ने हमें मैंडेट दिया कि आप साथ में सरकार बनाओ। उस समय लोगों का मैंडेट को इन्होंने बाजू रखते हुए, उसके साथ बिट्रे करते हुए उन्होंने सरकार बना ली महाविकास आघाड़ी की। अब जनता को जवाबदेही है शिवसेना की तरफ से कि वो चाहते क्या है। आज के तारीख में उनका जो वर्तन है, वो वर्तन के लिए हम किसी भी प्रकार को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। आज हम एक सशक्त प्रतिपक्ष के नाते हम हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए इस सरकार को डर लगा, और डर लगने के कारण इन्होंने हमारी जो मेजोरिटी है 106 से घटा के 94 पे लेकर आए, 12 लोगों का निलंबन किया। निलंबन कोर्ट पे टिकेगा नहीं, 12 लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे एक देवेंद्र जी फडणवीस ही काफी है इस सरकार को इनकी परीक्षा लेने के लिए। देवेंद्र फडणवीस के ही बयानों से ऐसा लग रहा है कि अलायंस तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस जो हम देखे ना पहले भी कि क्यों अलग हुए थे बीजेपी शिवसेना, वो एक ही बात पर थी, एक ही मुद्दे पर थी, सीएम चेयर को लेकर के। तो अगर उस पर बात हो सकती है तो क्यों जो है बीजेपी और शिवसेना का अलायंस, क्योंकि हिडन मीटिंग्स भी हो रही है, जैसे हमारे नुमाइंदे वसीम बता रहे थे कि मीटिंगें तो हो रही है, भले ही छुपके ही सही, लेकिन बातचीत का दौर तो चल रहा है। नहीं, मीटिंग होती है, चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं हम बहुत इसके लिए लालयित है कि हमें सरकार सत्ता चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं। आज हम प्रतिपक्ष के रोल में और बेखूबी से हम हमारा रोल निभा रहे हैं, और इसीलिए इस सरकार को देखो, बीजेपी शिवसेना गुमराह हो गई है। गुमराह इसलिए हो गई क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने उसका उपयोग कर लिया है। अब गुमराह ठीक, तो पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि नेवर से नेवर, तो आगे क्या कुछ होना है महाराष्ट्र की सरकार में वो देखा जाएगा। जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है बहुत कुछ सामने आ जाएगा। संजना जी, विश्वास पाठक जी और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी, तीनों का बेहद शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। और दूसरा बहुत ज्यादा घातक थी कि बहुत ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई, और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। तो इस पे काफी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें यह हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है,
उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है। आपको ये नहीं उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है। आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहां पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई, तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है, तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे। वो सारे कागज भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे, और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनके घर में जाके उनका काम करवाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम उन तक ये राशि पहुंचा सकें। हमें ये नहीं देखना है कि उनके कागजों में कमी क्या है। कमी बिल्कुल मत निकालना। वो ऑलरेडी बहुत दुखी परिवार हैं। आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमियां निकालोगे, तो वो जले में नमक छिड़कने के जैसा होगा कि एक तो उनके वैसे ही दुख हो रहा है, फिर उनको लगेगा यार ये दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी, हम तो इसमें भी एलिजिबल नहीं है। वो और दुखी करके आ जाएंगे हम उन लोगों को। ये बिल्कुल नहीं करना। आप उनके जाके बोलना, उनके घर में जाना, पहले सांत्वना देना उनको, उनके साथ बैठ के उनका पूरा समझने की कोशिश करना, उनके परिवार की स्थिति समझने की, उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उनको बोलना दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली भेजा है, आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वो हैं, हम उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो गई है, कमाने वाला चला गया है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो गई है, तो हमें ये कोशिश भी करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक ये राशि पहुंच सके। क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका कोई नहीं है। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा के ऊपर तुरंत एक तलवार लटक गई है, तो उनको कौन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशि ये पहुंचाई जाए। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लॉन्च कर दी है, और अब कोशिश हम सब मिलके करेंगे कि
उन सब परिवारों को मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं और परिवार के लोगों को जिसको भी ये दिक्कत हुई है उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें। नमस्कार। दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे थे और कोविड-19 के जो मुतासरीन हैं उनके लिए योजना का, उनके लिए पोर्टल का शुरुआत कर दी गई है। तो नाज़रीन, नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक